नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो टॉपिक है पार्लियामेंट्री सेशन। आपको पता होगा कि 14 सितंबर से पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है। तो इस मानसून सेशन को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ इश्यूज हैं और उन्हीं इश्यूज को लेकर मैं आपके बीच में डिस्कशन का ये टॉपिक लेकर आया हूँ। और इसके थ्रू हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सही दिशा में जा रही है, नहीं जा रही है, कुछ प्रॉब्लम है सरकार के द्वारा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है या ये सही है। तो इन्हीं सारे इश्यूज को लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारे यहाँ शासन का जो सिस्टम चुना गया है वो सिस्टम है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां पर जो कार्यपालिका होती है यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो इलेक्टेड हाउस या आप कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल होती है, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। और विधायिका में है कौन? वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव, यानी जनता के चुने हुए लोग होते हैं और वे जनता की समस्याओं को पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं और मंत्री को उसका जवाब देना पड़ता है, यानी उनकी जवाबदेही होती है सदन के अंदर। कई बार आपने सोचा होगा कि मोदी सरकार या योगी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट ये जो कार्य कर रही है ये किसके पूछकर कर रही है, कैसे कर रही है? क्या जिसके बोर्ड से वो सरकार में आते हैं क्या उससे कोई भी सरोकार है, इनका कोई मतलब है? तो उसका एक प्रोसीजर है हमारे सिस्टम में और प्रोसीजर यही है कि थ्रू द क्वेश्चंस पार्लियामेंट के मेंबर्स वो एग्जीक्यूटिव बॉडी पर यानी कार्यपालिका के ऊपर अपनी नजर रखते हैं और उनको एक तरीके से घेरे में लेकर चलते हैं ताकि वो उनकी जवाबदेही बनी रहे। अब इसमें मुद्दा क्या है? इसमें मुद्दा यह है कि 14 सितंबर से जो सेशन शुरू हो रहा है जिसको मानसून सेशन कहते हैं, मानसून सत्र कहते हैं, तो ये जो मानसून सत्र होगा, इस मानसून सत्र में सरकार ने या एक तरीके से कहें कि सरकार के कहने पर यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी के कहने पर लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन के द्वारा इन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इस मानसून सेशन में पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आवर नहीं होगा और क्वेश्चन आवर नहीं होगा और जीरो आवर भी नहीं होगा। हालांकि इसको लेकर ऑब्जेक्शंस हुए और इसके बाद इन्होंने इसको थोड़ा सा रिवाइज किया और रिवाइज करके ये कर दिया कि क्वेश्चन आवर तो होगा, लेकिन कैसे क्वेश्चंस होंगे? केवल जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, केवल वे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका जवाब मंत्री को लिखित रूप से देना होगा। अभी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मुद्दा है। अब एक चीज और भी है कि सरकार ये सारी चीजें जो टाल रही है कि क्वेश्चन आवर नहीं होगा, जीरो आवर नहीं होगा, तो ये पेंडेमिक की वजह से जो महामारी है, मतलब सरकार का ये एक्सक्यूज है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का ये एक्सक्यूज है कि इस पेंडेमिक की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आवर नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की आवश्यकता ही क्या थी? तो इसको समझ लीजिए। पार्लियामेंट का सेशन इसके पहले जो हुआ था और इस बीच में जो सेशन शुरू होने जा रहा है, तो अभी तक 175 डेज का इंटरवल हो चुका है ऑलरेडी। और हमारे संविधान में है कि पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में जो मैक्सिमम इंटरवल होगा वो 6 मंथ यानी 180 डेज का होगा, 180 दिनों का होगा। यानी पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में 180 दिन से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। अब चूंकि 175 डेज की इंटरवल हो चुका है तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन की वजह से सेशन बुलाया जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन सेशन बुलाने के साथ ही साथ इन्होंने जो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं होगा, जीरो आवर नहीं होगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट है क्या? देखिए, पार्लियामेंट के मेंबर्स यानी लेजिस्लेचर के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बॉडी को इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से कंट्रोल में रखते हैं, यानी उनको जवाबदेह बनाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का, हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं।
एक तो मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट के सेशन का जो पहला आवर होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं, और इसकी जो टाइमिंग होती है वो 11 से 12 की होती है, और 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है उसको जीरो आवर कहते हैं। जीरो आवर इंडिया का इनोवेशन है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये भारत की अपनी देन है। क्वेश्चन आवर तो पूरे वर्ल्ड के जहां पर भी आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन जो जीरो आवर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया का अपना कॉन्सेप्ट है। और 1962 से, याद रखिएगा, 1962 से जीरो आवर का कॉन्सेप्ट हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में ऐड किया गया। अब ये क्वेश्चन आवर जो है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो प्रश्न होता है उसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में यह होता है कि जो प्रश्न होते हैं प्रश्न के ऊपर स्टार बना देते हैं। जो मेंबर मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहता है तो प्रश्न के साथ वो तारांक बना देता है। ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं तारांकित प्रश्न। प्रश्न की एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में तारांक नहीं बना होता। तीसरा जो कैटेगरी होती है प्रश्न की वह होती है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि इसमें तात्कालिक महत्व के वे मुद्दे होते हैं, इनको पूछने के लिए 10 दिन से कम दिन का समय दिया जाता है मंत्री को जवाब देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर। तारांकित प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मौखिक होता है। अब अगर तारांकित प्रश्न का कोई आंसर है और उस आंसर को लेकर जो पूछने वाला जो व्यक्ति है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है तो वो मंत्री महोदय से उस इशू को लेकर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को पूछ सकता है। जो अतारांकित प्रश्न होते हैं इनका जवाब जो होगा वो लिखित रूप से दिया जाएगा, और अल्प सूचना प्रश्न का जवाब भी मौखिक रूप से दिया जाता है। तो सरकार ने जहां पर जवाब मौखिक रूप से दिया जाना है, यानी तत्काल पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना है मंत्री को, तो उसको तो इन्होंने रोक दिया। ये कह रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से हमने इस पे रोक लगाई। अब क्या ये एक स्वस्थ परंपरा मानी जाएगी? आप देख रहे होंगे पिछले 6 महीनों में पेंडेमिक के दौर में सरकार ने जो स्टेप्स लिए, तो उन स्टेप्स का जो नेगेटिव इंपैक्ट आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी पर पड़ा, और इसके बावजूद काफी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, और अभी स्थिति कितनी भयावह होगी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है वह इस मुद्दे पर सफल नहीं हुई, यानी वो इस इशू को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाई। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर वगैरह से, या इनको इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाने से? देखिए, जब इन चीजों को ये हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स, वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं जो हमारे बोर्ड से पार्लियामेंट पहुंचे हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वे इन मुद्दों को सदन के अंदर उठाते और सरकार से प्रश्न करते, और सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना पड़ता। वे अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते थे। अभी तक अगर आप देखिए कि पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए जो भी आर्डर या डायरेक्शन दिए गए, वो सारे के सारे आर्डर या डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा दिए गए। उसमें लेजिस्लेटिव बॉडी का कोई रोल नहीं रहा, जबकि डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में निश्चित रूप से लेजिस्लेटिव बॉडी का भी रोल होना चाहिए। अब नॉर्मल सिचुएशन में ठीक है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी को पहल करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी एक डिक्टेटर के रूप में कार्य करे और सारी चीजों को छोड़ दे। अगर आप पेंडेमिक का इशू बना रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से ये हम क्वेश्चन आवर को नहीं कर रहे, तो बहुत सारे तरीके थे जिनके द्वारा आप इन प्रोसीडिंग्स को भी कंटिन्यू कर सकते थे। जैसे ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, मैं भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं, स्कूलों में क्लासेस चल रही हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, तो क्या पार्लियामेंट के सेशन इस प्रकार से नहीं हो सकते थे? क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है? आपके पास भी वो टेक्नोलॉजी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको भी हम लाइव टेलीकास्ट कर सकते थे।
तो वो भी एक तरीका था कि अगर आपको पेंडेमिक का डर लग रहा है कि आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा कि आप सदन के अंदर प्रश्न का जवाब देंगे, और प्रश्न का जवाब देने से अगर आपके जीवन पे खतरा है, तो निश्चित रूप से इसका एक सोल्यूशन था। और भी कई सारे सोल्यूशंस हो सकते थे, लेकिन क्वेश्चन आवर को हटाना, जीरो आवर को हटाना, जो जनता के प्रश्नों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो निश्चित रूप से हम डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं मान सकते। तो निश्चित रूप से मेरे अनुसार ये जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए और ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिसमें हमारा जो लोकतंत्र है वो और मजबूत हो, न कि उसको एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। तो इसी इशू को डिस्कस करने के लिए मैं आपके बीच में आया और मैंने ये कोशिश की कि इस इशू को समझा जाए। मानसून सेशन जो 14 से शुरू हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो उसमें प्रॉब्लम ये है। अब एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि इस बीच में कई सारे स्टेट्स असेंबलीज भी हुई और कुछ स्टेट असेंबलीज का सेशन तो 1 दिन का, 2 दिन का, इस तरीके से 60 सेशन इन लोगों ने किए। लेकिन ऐसा जब सारी चीज़ें चल सकती हैं और सारी चीज़ें खुल सकती हैं, तो निश्चित रूप से आपका सेशन भी होना चाहिए और आपको निश्चित रूप से आप भाग नहीं सकते। आप एग्जीक्यूटिव बॉडी के हिस्से हैं, तो आपको पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट असेंबलीज के अंदर निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा कि ये सारी जो सिचुएशन है वो कैसे हैंडल होगी, क्या प्रोग्रामिंग है आपकी। वैक्सीनेशन की बात हो रही है, वैक्सीन बनेगा, कब बनेगा, बनेगा तो जनता तक कैसे पहुंचेगा, ऐसे कई सारे मुद्दे थे। किस प्रकार से आप ट्रेसिंग कर रहे हैं और आपका जो फ्यूचर प्लान क्या है ना। केवल अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा, निश्चित रूप से आपको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। खैर ये पॉलिटिकल हो जाएगा ये सारा इशू, लेकिन टॉपिक ही हमारा ऐसा है और निश्चित रूप से ये कंटेम्प्रेरी इशू है और इस पर निश्चित रूप से सरकार को चिंतन करना चाहिए। तो उम्मीद है कि जो मैंने ये तो खैर मैंने बनाया आपके अध्ययन के हेल्प के लिए, क्योंकि यूपीएससी जनरली करंट के जो इश्यूज होते हैं उन्हीं से रिलेट करके, चाहे वो पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा और आप इसे शेयर करें, लाइक करें और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद।